All welcome to Examshala. In this series of editorial analysis video, we have brought to you editorial analysis of 15 February 2021 published in Indian Express. Before that, kindly do subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. So let's start. Now the first article is about the partial federalism, that is based on the N.K. Singh report on the Finance Commission. Finance Commission is actually being organized or being constituted by the president. It is a constitutional body which actually is given the power to divest the tax pool of funds between states एंड द सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी टैक्स का शेयरिंग होगा, कैसे शेयरिंग होगा, पैरामीटर्स क्या होंगे, वो डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन. अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो एन.के. सिंह हैं. उनको दो रिपोर्ट बनाने के लिए गई थी. एक रिपोर्ट बनाने के लिए गई थी 2020 एंड 21 के बीच में, और दूसरी रिपोर्ट 2021 से लेकर 2025 के बीच में. तो वो रिपोर्ट उन्होंने प्रेसिडेंट को जो प्रेजेंट की थी, और प्रेसिडेंट ने फिर उनको टेबल किया था, और फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उनको पार्लियामेंट में टेबल किया था. तो उस रिपोर्ट के या उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ऑथर को लग रहा है कि ये फेडरलिज्म को किस तरह से हिंडर कर रही है, दैट वी विल सी इन दिस आर्टिकल. सो द वेरी फर्स्ट इज this article and the aspects of this article and the contents can be used in the paper of economy as well as center state relationship, that is federalism. 15th Finance Commission was mandated to submit report 1, that is on to 2021, and the report 2 on 2021-2025. State along with Ladakh and J&K टुगेदर हैव्स गिवन 42%, यानी कि जितने यूटी हैं लद्दाख और जे.एंड.के को लेकर सबको टोटल डिविजिबल टैक्स पूल में से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है CFI, उसमें जितने भी टैक्स आते हैं उस टैक्स का 42% इनको देना है, इंक्लूडिंग लद्दाख एंड अदर यूटीज़. नाउ दिस इम्प्लाइज दैट जे.एंड.के along with Ladakh and other UTs will get 1% ऑफ द टोटल डिविजिबल टैक्स शेयर. कैसे? बिकॉज इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि बाकी जितने स्टेट्स हैं उनको 41% मिलेगा, और इनको मिला के यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पुडुचेरी को मिलाकर 42. दैट मीन्स ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये शो करता है कि ये जो 4 यूटीज़ हैं उनको टोटल डिविजिबल टैक्स पूल में से 1%, यानी बहुत ही ज़्यादा इनवेरिएंटली इनके तरफ में ये झुकाव दिखता है. और वो क्यों है और वो क्या नुकसान कर रहा है वो हम आगे देखते हैं. That means the all other taxes, all other states will get actually 41% of the tax pool. Also, some amount of been kept exclusively for defense and infrastructure. यानी कि कुछ अमाउंट जो डिविजिबल टैक्स पूल, जो सरकार के पास जो पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मनी आती है, दैट कम्स फ्रॉम द ऑल द टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. उन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू का टोटल डिवीजन होता है और वो स्टेट्स में जो है वो बढ़ता है. पहले 42% था, उसको एन.के. सिंह कमेटी ने क्या किया कि 41 + 1 कर दिया, और वो जो 1 है वो 1 है स्पेसिफिकली फॉर जे.एंड.के, लद्दाख, दिल्ली एंड अदर पुडुचेरी. उसके अलावा भी पहले वो 42% डिवाइड करने से पहले कुछ एक्सक्लूसिव फंड्स डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे एक्सक्लूसिवली अलग कर लिए गए. ये राइटर का या ऑथर का इसमें कंसर्न है, और ये किस तरह से फेडरलिज्म को हैम्पर कर रहा है वो हम आगे देखते हैं. नाउ उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन का मेन टास्क होता क्या है. तो द मेन फंक्शन इज़ टू डिवाइड द टोटल टैक्सेस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर विद नेसेसरी प्रोसीजर एंड डिसाइड द प्रोपोर्शन एंड पैरामीटर्स. यानी कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो पैसा है वो बटेगा, कितना बटेगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, किन पैरामीटर्स को, कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, उनके क्या पैरामीटर्स है, क्या उनके लेन देन है, किस तरह से वो डिवाइड होंगे, टोटल अमाउंट कितना होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन. Similarly, it also provides grants on revenue deficit or local bodies as well as disaster management. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए उसी टैक्स पूल में से कितना पैसा जाएगा, लोकल बॉडीज़ को कितना पैसा मिलेगा, ये भी डिसाइड करने का काम है द फाइनेंस कमीशन. दिस स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स अकाउंट्स फॉर नॉन लैप्सेबल फंड्स फॉर डिफेंस एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी. तो इस रिपोर्ट में ये खास ये है कि इसने एक नॉन लैप्सेबल फंड मीन्स क्या होता है. सपोज करो कि नॉर्मली गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट को या किसी मिनिस्ट्री को पैसे देती है एक फाइनेंशियल ईयर में खर्च करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द बजट एक्सपेंस. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, अगर वो पैसा खर्च नहीं हो पाता है तो वो पैसा वापस आ जाता था और वो लैप्स हो जाता था. लेकिन यहाँ जो फंड दिया है, इस फाइनेंस कमीशन में जो फंड दिया है कि अगर वो बजटेड एस्टिमेट यानी गिवन टाइम के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो खर्चा नहीं होता है तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, वो उनके पास रहेगा ही. यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट लंबा होता है या किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिले आ रही है, कोई लीगल हर्डल्स आ रहे हैं, तो द मनी विल नॉट बी लैप्स्ड, इट कैन बी फर्दर यूज्ड. सो दिस प्रोविजन हैज़ बीन एडेड स्पेसिफिकली टू द डिफेंस एंड द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया.
Now what are the controversies? ऑथर को क्या कंट्रोवर्सीज इसमें लग रही हैं और क्या कंसर्न्स हैं, दैट विल सी. सबसे पहला, एक्चुअली जो फाइनेंस कमीशन का टास्क होता है वो होता है पैसा बांटना, सेंटर से लेके स्टेट्स में बांटना. लेकिन इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये स्टेट्स के लिए तो कम लेकिन सेंटर के लिए ज़्यादा काम कर रहा है. ये ऑथर का कंसर्न है और इसको इसने ऐसे प्रूव किया है जैसे कि इन्होंने कुछ स्पेसिफिक फंड स्टेट्स के लिए हटाकर डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए रख लिए. फिर स्टेट्स को जो पैसे डिसाइड करने का जो पैरामीटर होता है उनमें उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर्स लगाए हैं कि ये मोर्टेलिटी रेट अगर अच्छी है या हेल्थ रेट अच्छा है या आपका एजुकेशन अच्छा है, ड्रॉप आउट रेट कम है तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे. अगर आपने फर्टिलिटी रेट कम कर लिया तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे. तो इसका एक्चुअल में लॉस किसको हो रहा है? अगर सपोज़ करिए किसी स्टेट की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है या गवर्नमेंट उसके मिनिस्टर्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ की विधानसभा अच्छी नहीं है, वो काम नहीं कर रही है, तो उनको उस वजह से उस स्टेट को कम पैसे मिलेंगे. उस स्टेट को कम पैसे मिलने की वजह से उस स्टेट का जो पर कैपिटा टैक्स वैल्यूएशन है यानी उन स्टेट के लोगों को कम पैसे मिलेंगे. कहने का ये मतलब है कि अगर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, जो एक तरह का फिजिकल फेडरलिज्म में हिंड्रेंस है. सिमिलरली excessive focus on performance tied money. Now this is actually partiality with the smaller states. You know that the larger states have more economic resources, they can generate alternate and they can kindly improve their other parameters, but the smaller states, the so called Vishay states and the hilly states and the Bimaru states are not that much capable of improving their other parameters like fertility rate, mortality rate, school dropout rate, and that is why they will still further get a lower amount in the tax devolution, and that will not going to help. That is not going to help in actually it's going to be bring a contrast, kind of a disparity among the bigger states and the smaller state, and which is not good for a federal country. As we know that India is a federation of, is not complete federation, it is a union of country, but it acts like a federation whenever it needed. So though the center is strong, but still we have a concept of federalism, and this kinds of tax devolution between the smaller states and the longer states based on the parameters which are kindly invariable or partial towards the smaller states will actually hamper the kind of development in the smaller states, and that is going to be difficult or a kind of a hindrance for the physical federalism of India. So this was the concern about the Fiscal Finance Commission which the author expressed. Now the second article is very interesting article. It is based on the agricultural scenario of India and how it is in compare with China and Israel. So China is our neighbor and it is our bitter enemy in many cases, but things अगर दुश्मन से भी कुछ अच्छा है तो उससे सीखना चाहिए और वो हम सीखेंगे कि कैसे अच्छा है. Farm lessons from China and Israel. Here we can see that the workers in agriculture, चाइना में, इसराइल में और इंडिया में टोटल वर्क फोर्स का, टोटल एम्प्लॉयबल वर्क फोर्स का कितना परसेंट वर्कर जो है वो एम्प्लॉयड है वो देखते हैं. तो चाइना में टोटल वर्क फोर्स का एम्प्लॉयड परसेंट है 26%, इसराइल में है 1% और इंडिया में है 42%. सिमिलरली एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी चाइना का है 8%, इसराइल का 1% और इंडिया का 17%. इसके बावजूद इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड कल्टिवेटेड लैंड एंड सबसे ज़्यादा इरीगेटेड लैंड भी है एंड सबसे ज़्यादा रेनफेड एरिया भी. रेनफेड एरिया मीन्स द एरिया और द लैंड विच इज़ getting water during the rainy seasons. In spite of that, it is also having less number of Chinese producers are account to 3 times less producers than other companies, the other countries. Why? Because of the subsistence farming. Indian farmers are more substantive. They are not commercial farming, and that is why the per capita GDP in contribution of the farming in India is very less in comparison to China and Israel. Chinese reformed their agriculture in 1970s and 80s, where in India it is still been pending and still being protest. India adopted the policy of LPG, that is liberalization, privatization and globalization in 1990s, but this reform to the agriculture sector kept to be hindered. Why? Because of the populist measure. Agriculture is a very populist subject and it cannot be hindered. People are very skeptical about their political future, and that is why they do not touch agriculture reform, and this is why the Indian agriculture currently is not improving that much in comparison to our neighbors and comparison to the international standards as well. Similarly, Israeli farmers focus on economic benefit, whereas Indian farmers is completely dependent upon the subsistence farming. Subsistence farming means farming that is based on the own consumption. It is not based for trade. That is, the farmers, we know that 85% of the farmer in India are small and marginal, that is they have very less land in comparison to the other farmers.
the land quality or the average land holding of these small and marginal farmers is less than 2 hectares, and less than 2 hectares means a very less produce, and very less produce is only sufficient for their consumption. They cannot trade, they cannot use it for commerce and economic activity, and that is why the plight of farmers is being still in India. Per capita requirement of water in Indian crops is the most. We know that since the MSP is been guaranteed by the government and the procurement is done by the FCI, what is happening is people are going more and more for the cereal crops, that is rice, wheat and sugarcane etc., which are more and more water investing plants. We have to invest more and more water, and that water comes from the ground. An estimate shows that 86% of the groundwater is used for irrigation in India. Similarly, out of these 86%, 70% of such water is used in the northern western part, that is Punjab Haryana belt. So we can see that 90%, about 100% irrigated groundwater, 86% of the groundwater is being used for the cultivation of rice and wheat, and that is why it is becoming more and more loss making. Per capita requirement of water in crops in the most as the fertilizer content. Since the water is being used is more, and that is causing the lack of fertility and salination, and due to lack of fertility we had to add more and more fertilizers, and these fertilizer adding actually is causing more and more chemical addition to our food crops, and that is why we are not able to sell our food crops in the international market, because they have very stringent provision or their stringent condition that the chemical content in the food should be less. And this is also a reason that Indian farmer or Indian producers are not being exported to European market and American market, because of the more content in chemical due to the adding of more and more fertilizers in it. Similarly, an open-ended MSP. An open-ended MSP means the MSP is guaranteed, and since when MSP is guaranteed, the farmers are assured that our product is going to be sold, and it is guaranteed for 2 crops mainly, though it is declared for 23 crops, but 2 crops are procured by the FCI. And similarly, what happens if the 2 crops are being procured, people are growing these 2 crops in more and more, and that is why we are having an excess and surplus of food grains. Similarly, rice and wheat and other crops are actually declining, and this is actually hampering the fertility and the productivity of a particular area, and that is why the salination is also increasing. We are adding more and more water in the fields, and this is causing increase in salination and lowering of the groundwater tables. So there the author want to tell us that in spite of having less land, less people engaged in agriculture, we, like other countries like China and Israel, are making agriculture more profit, but Indians are not making profit in agriculture because the reforms are not being done. Following to the populist measure, depending on the popular demand, people are not touching this agriculture reforms, and that is why our agriculture is in such a bad state. So the people needs to think, government needs to think what is best in the people's interest. Though it had to take some hard steps, it must take to take the reforms. This is the idea of the author in it. Now we are moving to next topic, that is women in Nepal. This topic is being used for actually it is a topic of international relation. ये international relation का या international issues का एक topic है जहाँ पे women issues, women empowerment, you can write it as an example. What is happening in Nepal is the Nepal government is currently issuing a guidelines that women of less than age of 40 and more than age of 16 are required to get an assurance certificate from their guardians, from the male guardians, that they know that they are going outside. यानी विदेश जाने के लिए उनको अपने घर से एक सर्टिफिकेट साइन करवा के लाना होगा कि हाँ हमें इनके विदेश जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. इस तरह का मेजर वो वहाँ की सरकारें क्यों ले रही हैं? Why the government is taking such kind of measure? In order, because we have seen most of these Nepalese women of a lower background, lower economic background or a slave background, they are being sent to the Gulf countries, even the European countries, and they are used in human trafficking, slaves, okay, and other dirty jobs. Their economic condition are very bad, and so they try to get any kind of employment is possible, and that for very less amount of money they are actually being taken, they are actually being worked as a human slaves, okay, for human trafficking, flesh trade, etc., and that is why the government is trying to impose such kinds of restriction. But this is the positive side. The negative side of this restriction is कि it shows the patriarchy, that is a woman have to take kind of a permission from their male partners or from male guardians in order to move
abroad. That means suppose करो कि किसी के घर वाले किसी को नहीं बाहर भेजना चाहते. A woman is deserving, a girl is deserving, and he is well educated and he wants to go outside, but his parents or his family is a very backward community and thinking backward, they are not allowing him. So this can hamper her future. Similarly, when husband and wife are not in a good relationship and the wife wants to move away, the husband or the guardian of their family cannot give a such certificate, and that will actually hinder the women empowerment what we are traveling to. So these kinds of points can be used in case of women empowerment and especially in issues, women issues, social issues when we are writing essays. जब हम essays लिख रहे हैं तो इस तरह के current issues को हम यूज़ कर सकते हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है. तो जब हमको इंडिया से अपनी डेमोक्रेसी, अपना पॉलिटी, अपने सिस्टम को जब डिफेंड करना होता है, जब हम लिखते हैं कि क्यों हम बेटर हैं बाकी देशों से, तो वी कैन यूज़ सच एग्जाम्पल्स कि भाई हमारे देश में ऐसी पैट्रियार्की नहीं है. ठीक है, हमारी पॉलिटी दूसरे की पॉलिटी से अच्छी क्यों है? बिकॉज वी आर मोर एंड मोर जनरस, वी आर मोर डेमोक्रेटिक एंड वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी plights for transgenders, plight for same sex marriages, plight for abolition of any kind of harassment, women empowerment, child welfare, social welfare. We are all above in these cases, though we need to do some more works in this, but we are comparatively better than among our neighbors in such women issues and human welfare issues and social issues. Fine. Now let's move to next article. Most vulnerable. The first. This article, the author actually wants to say that कि हमको पता है कि वैक्सीनेशन हो रही है. वैक्सीनेशन में पहले हेल्थ वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको दिया जा रहा है. फ्रंट लाइन वर्कर्स में भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन पहले दी जा रही है. लेकिन ये हमारा ध्यान उस तरफ खींचना चाह रही है जो सैनिटेशन वर्कर है, जो साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान में जो स्वच्छाग्रही जिसे कहते हैं, जो साफ़ सफाई अधिकारी हैं उनको भी दिया जाए. और उसमें भी स्पेशली जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, दोज पीपल हु आर क्लीनिंग द ह्यूमन wastage, the human excreta manually, they should be given it first because they are at the very threat. Their families, they come from a very low economic background and they should be taken care. That their duty of their taking care or their duty of their responsibility or the welfare is actually the sole responsibility of the government because they come from a very marginal family, marginal class of the society. So this is the role of the government to empower them, to get them vaccinated, to get them better health service so that no person should be left out, because the middle class can afford a vaccine but the frontline workers, and in that also वो लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में हैं या दोज हु आर वर्किंग इन अ सैनिटेशन वर्कर, दे हैव टू कंटिन्यूसली डील 24 hours डील विद दीज थिंग्स एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द लोकल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड देम वैक्सीन्स एज दे नीड इट. सो दिस इज द कंसर्न ऑफ ऑथर बिकॉज ऑल ऑफ देम, ये हमारे भी एक सोशल इश्यूज़ है क्योंकि हम तो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं लेकिन हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सड़कों की सफाई कर रहे हैं, सीवेज की सफाई कर रहे हैं, गटर की सफाई कर रहे हैं, ये जो सफाई वाले आते हैं जो कचरा कलेक्ट करके ले आते हैं, गार्बेज बैग, दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोजर, दे आर इन कंटिन्यूस एक्सपोजर टू दिस काइंड्स ऑफ थ्रेट एंड दे शुड बी गिवन मोर एंड मोर केयर, मोर एंड मोर एक्चुअली उनको इंसेंटिव्स भी देने चाहिए. अगर सही मायने में किसी में, जैसे हमारे देश के जवान बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वैसे हमारी सोसाइटी की क्लीननेस की सुरक्षा भी ये लोग कर रहे हैं. अगर सोसाइटी क्लीन नहीं होगी, अगर सोसाइटी सेफ़ नहीं होगी तो हम अंदर भी आराम से हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते हैं. तो दोनों को, बॉर्डर पे लड़ रहे सोल्जर्स को तो हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन इनको हम रिस्पेक्ट करने से नहीं देखते हैं. तो टाइम है कि वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट देम, दो दे आर फ्रॉम अ वेरी लोअर इकोनॉमिक क्लास and that is why they are being propelled to do such work, but we should respect them and we should promote them in the line of healthcare workers so that they can get vaccinated, and even some incentives should also be given to them. This is what the author wants to say. So this was today for the today's explanation for 15th February. For more updates, for more editorial analysis, kindly visit our playlist and check all the videos and analysis, and we will be welcome your feedback. Thank you. Have a nice day.